गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ ऑन मोर इन्फॉर्मेशन। नाटक शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये है कक्षा अभिनय विधि। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। एक पूछा जाता है रचना शिक्षण की सबसे ज़्यादा अच्छी विधि कौन सी है? तो वो है प्रश्नोत्तर विधि। एक पूछा जाता है किसकी कविता की? तो वो है अर्थबोध या व्याख्या विधि। अर्थबोध या व्याख्या, व्याख्या विधि किसने दी है? बताओ, प्लेटो ने। याद रखना, अर्थबोध और व्याख्या ये दोनों किसकी? कविता की। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, मौखिक भाषा के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है अनुभव बांटना या बातचीत करना। अगर आप बातचीत कर रहे हो ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि उसका मौखिक भाषा कैसा है। आंसर है डी। नेक्स्ट, इस वाले में ना थोड़ा सा डाउट है इसलिए छोड़ देते हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था आपका, कल एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, तो आज आप लोग करेक्शन कर लेना उसे। एक क्वेश्चन था अधिगम निर्योग्यता या अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या है? ठीक है, तो अधिगम निर्योग का लक्षण होता है अवधान संबंधी विकार। अवधान समझते हो? अटेंशन, ज़्यादा देर अटेंशन नहीं रह सकता है उसका, अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है। अधिगम निर्योग्यता होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। अगर कोई लर्निंग डिसेबल बच्चा होगा ना तो ध्यान से नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इस वाले में थोड़ा सा डाउट छोड़ देते हैं। इस वाले में देखो, अर्थ का निर्माण न करना ये होगा नहीं, विराम चिन्हों का होगा नहीं, प्रवाह या वर्णों की पहचान में से आंसर होगा इसका। इतना बता दिया, बाकी कंफर्म नहीं है मुझे। किस विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर वाचन को अनिवार्यता बल देंगे? तो आप एकांकी को पढ़ाओ। एकांकी क्या होती है? इसमें ना पात्रों को पढ़ाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है वार्तालाप। वार्तालाप, संवाद, ये सब कैसे करते हो? ये सब आप मौखिक ही तो करते हो। आंसर क्या आ जाएगा? ए। आंसर क्या आएगा? ए। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, तो एक कंप्यूटर होगी ना। ये क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये तो दृश्य सामग्री है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संकोची प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयोगित? अगर देखो कोई संकोची बच्चा है, वो बोलना नहीं पसंद करता, वो मतलब अकेले खड़ा होकर नहीं बोल सकता, तो वो सामूहिक वाचन खड़ा हो। देखो 10 बच्चे हैं ना, उसमें एक उसे संकोची को खड़ा कर दो तो वो अपने आप ही बोलना चालू कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो आदर्श वाचन कौन करता है? आदर्श वाचन करता है टीचर, इसके बाद करते हैं बच्चे अनुकरण वाचन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कविता शिक्षण में कौन सी विधि जिसमें केवल छात्र, याद रखना केवल छात्र की कह रहा है, लय गति यति के साथ पढ़ते हैं। देखो केवल छात्र कह रहा है तो ये होगी रसास्वादन विधि। गीत विधि में क्या है? टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों पढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। केवल छात्र है ना, तो रसास्वादन। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है? तो ये होता है निदान। देखो उपचार, निदान में क्या करते हैं? पहचान करते हैं प्रॉब्लम की। उपचार में क्या करते हैं? उसका फिर समाधान कर देते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण को आदर्श शिक्षण भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? अनुदेशानात्मक इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? अनुदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक होती है इस तरीके से थोड़ा। ठीक है, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन लिए गए वृद्धि और विकास टॉपिक से। ठीक है, एक टॉपिक ले लिया है पूरा। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर मात्रा की कह रहा है तो वृद्धि है, और मात्रा प्लस गुण की बात कहे तो वो आता है विकास में। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। याद रख लेना ये चीज़ें। और वृद्धि रुक जाती है कुछ टाइम के बाद। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विकास का अर्थ क्या है? विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है अभिप्रेरणा और अनुभव। अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों चीज़ शामिल होते हैं, इनके फलस्वरूप जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास है। आंसर हो जाएगा सी। विकास दो तरीके से होता है, एक सेफलोकोडल होता है, एक प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल होता है अंदर से बाहर की ओर, सेफलोकोडल होता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, वे परिवर्तन जिनके द्वारा एक निश्चित दिशा हो और जिनका पूर्ववर्ती आकार एक निश्चित संबंध हो, इन सबको विकास कहते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब देखो विकास अपेक्षाकृत अवृद्धि तक सीमित नहीं होता, ऐसे परिवर्तन हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें किसने दी है? तो ये दिया आपके हरलॉक ने। तो ऐसे याद किए, मतलब कि जो प्रगतिशील ज़्यादा प्रगति कर रहा है ना, तो उसे लॉकअप में बंद कर दो, तो आंसर है बी। नेक्स्ट, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। ऐसे देखो, ऐसे याद किया मैंने कि देखो आपकी जो स्किन है ना, आपकी ऐसे याद रखो, याद करने का तरीका है, आपकी जो स्किन है ना,
एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो जल गई ना या उस पर चोट लग गई तो धीमे धीमे सही होती है। तो आकस्मिक परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता कोई भी, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट, वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, तथा पर उस आनुवंशिक रूपरेखा ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि और विकास में समानता कहलाते हैं। इन्हें कहेंगे परिपक्वता। क्या होगी, ये परिपक्वता होगी। नेक्स्ट है असत्य बताना है इसमें कि असत्य कौन सा। तो देखो, विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं। देखो ये कहना चाह रहा है कि आपकी वृद्धि नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों की ना लंबाई नहीं बढ़ती, बौने रह जाते हैं, तो विकास तो होता ही है ना फिर भी उनका। तो असत्य पूछ रहा था तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा सत्य कथन है। तो विकास के देखो गतिशील होता है, ये भी सही है। गर्भाधान से शुरू होता है, जीवन भर चलता है, सही है। और इसमें समृद्धि ह्रासमान होते हैं, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। सभी कथन सही है। नेक्स्ट, विकास के संबंध में कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन बताओ। विकास के जीवन पर्यंत चलता है, सही बात है। प्राप्ति और हानि दोनों होती है, सही बात है। इसमें अंतःक्रिया होती है, सही बात है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, देखो विकास के परिप्रेक्ष्य में कौन सा नहीं है। विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य नहीं। तो देखो विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, ये गलत बात है, प्रभावित होता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, तो विकास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताओ। तो देखो विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत बात है, होता है। आज जैसे कोई कहे कि यार तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, इस तरीके से वो कहते हैं ना मोटिवेशन जो देखते हैं वीडियो, तो फिर होता है ना कुछ अंतर आता है, तो वो होता है विकास में उकसाने से। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो विकास विशिष्ट से सामान्य चलता है, गलत। सामान्य से विशिष्ट चलता है, ऊपर ही बता दिया था मैंने आपको। आंसर है डी। देखो व्यक्तिक होता है विकास, याद रखना। कैसा होता है विकास, व्यक्तिक। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है। तो देखो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे नहीं होते, गलत बात। खतरे होते हैं, हर क्षेत्र में खतरे होते हैं। नेक्स्ट, तो किस आयु तक बालक की आंखों की पुतली पूर्णतः विकसित हो जाती है। तो 5 साल में, ठीक है, याद रखना। और समय, दिशा, ये सब कब बताने लगता है, 9 साल में, याद रखना। बच्चा सोशल स्माइल कब देने लगता है, 2 मंथ का, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। शैशवावस्था में क्या नहीं होती बताओ, नैतिकता नहीं होती। अच्छा, नैतिकता से याद आना चाहिए, 2 थ्योरी हैं। सबसे पहली है प्याजे की। प्याजे की एक किताब है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, उसमें इसने हेट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी 2 स्टेज बताई। इसको फिर फॉलो किया कोहलबर्ग ने, ठीक है। उन्होंने लेवल बताए 3, स्टेज बताएंगे 6, ठीक है, याद रखना। अब कोहलबर्ग को क्रिटिसाइज किया कैरोल गिलिगन ने, और कोहलबर्ग की किताब है मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी भी है इनकी। आंसर क्या हो जाएगा, सी, याद रखना। ही खिलौनों की आयु, देखो 2 चीज़ें होती हैं, मैं खुद गलत करके आया था इस क्वेश्चन में। खिलौनों की आयु होगी पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं खेलने की आयु। खेलने की आयु, तो आप गलत करके आ सकते हो, इसीलिए ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था में क्या नहीं होता बताओ। तो ये खेलने की आयु थोड़ी ना, ये तो खिलौनों की आयु है। किसकी, खिलौनों की आयु, ठीक है, याद रखना। आंसर है डी। नेक्स्ट है, किस अवस्था में व्यक्ति वीर पूजा कब करता है, किशोर अवस्था में तो करता है। इसी में तो आइडियल मान लेता है अपना कि शाहरुख खान बनना है, सलमान खान बनना है, ठीक है। आंसर है डी। इसमें मांसपेशियों का वजन 44% हो जाता है, ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा इसमें दोस्तों का असर पड़ता है उत्तर किशोरावस्था पे। किस पे, उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु यह कब बताने में सक्षम होता है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो पहले सप्ताह में ही बताएं। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं जब क्वेश्चन मिला ना तो मैं भी चौंक गया। एक सप्ताह में बता देगा कि ध्वनि किधर से आ रही है, ए। नेक्स्ट है, किस आयु तक बच्चा अपनी अनुपस्थिति में आंशिक रूप से छिपी हुई वस्तु को पहचान। देखो वैसे अभी तक हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा है कि छुपी हुई वस्तु को कब पहचान लेता है, प्याजे की पहली अवस्था में। प्याजे की पहली अवस्था में वो क्या है, इंद्रियजनित कामक अवस्था, उसमें भी 18 से 24 माह है आंसर। मगर ये आंशिक रूप से पूछ लेना कभी तो 8 माह लगा के आना। वैसे प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा का वस्तु स्थायित्व आता है 18 से 24 माह में। ये क्वेश्चन अलग अलग है दोनों, याद रखना। इसका आंसर है बी, इसमें आंशिक रूप से पूछा ना इसीलिए। नेक्स्ट है, एक बालक में आसक्ति के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। तो ये होता है पहला वर्ष। किसने बताया, ये एरिक्सन ने। एरिक्सन के कौन है, साइको सोशल थ्योरी दी इन्हें, साइको सोशल थ्योरी, मनो सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। 3 आर का कॉन्सेप्ट इन्हीं का, ये सिस्टोनिक और डायस्टोनिक इन्हीं का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी याद रखना। इन्होंने कितनी स्टेज बताई, 8 ही किसने बताई, फिर कोलसेनिक ने, ठीक, ये सब याद रखना। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब है। आंसर है इसका ए। और इसी में क्या आती है, इसी में आती है होप। इसमें क्या आती है, होप। बच्चा
भरोसा करता है। दूसरे में आता है विल पावर, इन्हीं की स्टेज में। नेक्स्ट है अंग्रेजी के शब्द एडोलसेंस मूलतः किस भाषा का है, तो ये है किसका, लैटिन का। ठीक है। नेक्स्ट काल्पनिक श्रोता आता है अहम केंद्रित। ये दो जगह आता है, एक तो शैशवावस्था में भी आता है और एक किशोरावस्था में भी आता है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने माना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो। वॉटसन क्या है, बहिर्दर्शन विधि दी है इन्होंने, बहिर्दर्शन विधि, याद रखना। इनका एक बच्चा है अल्बर्ट, उन पर प्रयोग किए इन्होंने। ठीक है। और याद रखना एक चीज़ और, कि वॉटसन ने और क्या दिया है, व्यवहारवाद दिया है। व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया है, याद रखना। और व्यवहारवाद से रिलेटेड क्या है, ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ठीक, ये याद रख लेना। एडलर ने क्या दिया है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक कौन है, एडलर। ठीक, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन एंड मुरे ने TAT परीक्षण दिया है, जिसको अपने यहाँ ना उमा चौधरी ने यूज़ किया है TAT को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है, बाल्यावस्था को किसने कहा है, ये रॉस ने कहा है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो पियाजे सामाजिक की बात नहीं करता, इसकी बात कौन करता है, बायगोत्स्की ने क्या दिया था, ZPD का कॉन्सेप्ट। और क्या दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग। इन्होंने क्या दिया था, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, 4 स्टेप दिए थे ना, याद रखना। ये वाले छोड़ देना, क्वेश्चनिंग वाले, ठीक है, छोड़ देना। केवल इतना याद रखना, ZPD दिया था, रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है। और इन्होंने क्या इसके फोल्डिंग को यूज किया था, दिया ही किसने था, ब्रूनर ने। ब्रूनर से रिलेटेड क्या है, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन किताब है इनकी। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, ये 3 स्टेज हैं इनकी। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर क्या आएगा इसका, ये। नेक्स्ट इसमें स्कीमा का मतलब क्या होता है, ये होता है लंबे समय तक याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स। आंसर है सी। स्कीमा दिया किसने, ये दिया है पियाजे ने। ठीक है, इन्होंने कहाँ के, ये हैं स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रयोग किया है। 4 अवस्था बताइए किसकी, संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं ये। जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी भी इन्हीं से रिलेटेड है। नेक्स्ट बच्चे की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव में पे कहाँ पे आधारित होती है, 7 से 12। आंसर आएगा ए। आंसर क्या हुआ इसका, 7 से 12 वर्ष, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट डैश बाल्यावस्था के दौरान दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करना की योग्यता को दर्शाता है, तो ये होता है ईगोसेंट्रिक। बच्चा ना यहाँ पे दूसरों के नज़रिए को समझ नहीं पाता, अयोग्य हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है, सेकंड स्टेज है। कौन सी, इसे क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। एनिमिज्म यहाँ पे आता है, ईगोसेंट्रिक यहाँ पे आता है। ठीक है, ये सब याद रखना। आंसर है बी। नेक्स्ट अब देखो ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग किससे विभाज्य होगा। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, 50 गुणा 51/2, यही तो होगा 25। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 26 27। ठीक है, 5 और 2 7, 8 9 10 15। ठीक है, तो ये किस किस से कट जाएगा, तो ये देखो 8 से कटेगा, 8 से तो कभी नहीं कर सकता, पीछे 5 आ रहा है इसलिए 2 से भी नहीं कर सकता। तो देखो 3 5 और 17 तीनों से कट जाएगा ये। जैसे 17 7 कितना होगा, 119, 85 बच गए, 17 पंजे 85, ऐसे कट जाएगा। आंसर होगा बी। 5 से भी कटेगा, 3 से भी। 3 से कैसे कटेगा, 7 और 2 9, 5 और 1 6, जो 3 से कट जाती है ना संख्या, वो कट जाता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि 9 भुजाएं हैं और बहिष्कोण बताना है समबहुभुज का। बहिष्कोण कितना होता है, 360, 9 भुजाएं 9, 9 चौक 36। आंसर होगा बी। इस तरीके से करना। नेक्स्ट अब देखो अंक इसमें बता रहा है क्या, इसमें दे रखा है अर्थमेटिक मीन 93 और मीडियन 80। मोड पूछ रहा है, तो मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन कितना है 80, तो 8 3 24, 240 माइनस 2 मीन, 2 गुणा 93 करो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब इन दोनों को घटाओ, तो 8 में से 6 गए तो क्या बच गया 4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये इसी के पीछे आ रहा है ना 4। और देखो 18 19 20 21 22 23, यही आएगा आंसर। देखो सारा देखने की जरूरत नहीं होती, आखिरी संख्या देख लिया करो। नेक्स्ट अब देखो ये बताना है कि इसमें यदि डैश और डैश के शेष को जोड़ा जाए, इन दोनों को भाग देके शेष को जोड़ो और 10 से विभाजित करो, तो शेष क्या आएगा। तो देखो अगर इसमें भाग दोगे और 100 से भाग दोगे तो बचेगा क्या, आखिरी में 65 बचेगा। और इसमें भाग दोगे और 1000 से दोगे तो क्या बचेगा, 536 बचेगा। क्यों, देखो 400 तक तो जाएगा, 65 बच जाएगा।
98,000 तक जाएगा, 536 बच जाएगा, ठीक है। 5 और 5 10 और 11, हाथ लगा 1, 6 3 और 10, हाथ लगा 1, 601। अब देखो 10 का भाग 601 में दोगे ना तो आखिरी का 1 बच जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से करते हैं इसे। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि यदि 1 नंबर 33 को विभाजित करने के बाद शेष ही आता है, 1 नंबर 33 को विभाजित करने के बाद शेष ही आता है, तो 33 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जो आखिरी में जो शेष बचता है ना उसे डायरेक्ट जोड़ लिया करो। 7 और 4 47। अब 47 में अगर 33 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 33 47 44 45 46 47 14 बचेगा। अब देखो 33 से सीधे 44 में भाग दे दो, एक बार ही तो जाएगा, बच जाएगा नीचे 14, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अगर इस तरीके क्वेश्चन आए ना, सीधे ये शेष इन दोनों को जोड़ो, उसको सीधे 33 से भाग दो। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 35 को 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 36 से विभाजित करोगे ना किसी छोटी संख्या को, मतलब ऐसे देखो 7 को 8 से विभाजित करूँ तो शेषफल क्या होगा, -1, ठीक है, क्या होगा -1। अब देखो इसको करोगे ना तो -1 आएगा ऊपर, -1 की पावर 35 क्या आ जाएगा -1, माइनस में कभी भी होता नहीं शेषफल, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। कैसे हुआ 35, तो अगर माइनस में कभी शेषफल आए ना तो नीचे जो संख्या है उसमें से घटाते हैं, 36 में से 1 गया तो 35। अब देखो जैसे 8 में से इसको घटाओगे तो -1 वाली तो गया, तो -1 को अब 8 में से भी घटाओ तो कितना आ गया 7। तो 8 में से हमेशा 7 को अगर शेषफल कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा। इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा 35। मगर याद रखना अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कोई वो इस तरीके से होता है जैसे कि 34 होता है तो माइनस किस में बदल जाता है, फिर वो प्लस में बदल जाता है, याद रख लेना इस चीज़ को भी। आंसर क्या आएगा इसका ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसके साथ कमेंट बॉक्स में पूछेगा कोई डाउट आया तो। जय हिंद, जय भारत।